आज का सेशन, आज हम लोग स्टार्ट अभी जो स्टडी करने वाले हैं दो टॉपिक। अरे यार ये तो जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट होल्ड करो बेटा प्लीज। स्टार्ट तो करते बेटा। कल हम लोगों ने स्टडी किया था वेट वेरिएशन, ठीक है। वेट वेरिएशन इट मींस जो टैबलेट हमारे बनने वाले हैं वो सारे के सारे टैबलेट जो है इक्वल वेट के होने चाहिए और उन टैबलेट में वेट का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी हम लोगों ने कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के बारे में स्टडी किया था कि जितने भी टैबलेट्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सारे के सारे जो टैबलेट्स हैं उनके जो कंटेंट है वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसी तरीके से जितने भी टैबलेट्स हम लोगों ने बनाए, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको टैबलेट के डिफेक्ट्स के समय ये चीज मैंने बताई थी कि एरेचिंग होने की वजह से, ब्रिजिंग होने की वजह से, रैट होल्डिंग होने की वजह से ऐसे कई तरह के टैबलेट के वेट वेरिएशन आ सकते हैं। तो वेट वेरिएशन के बारे में हमें इसी चीज को देखना था कि वेट वेरिएशन का जो रेंज है इस चीज को डिटरमाइन करने का अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, कि अगर जो टैबलेट जो है 80 mg या लेस होता है, 80 mg से लेके 250 mg तक होता है और ग्रेटर देन द 250 mg होगा। तीन रेंज है और इसमें परसेंटेज वेरिएशन जो है इतना हो सकता है। और इसके लिए भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे कि अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो एक्यूरेट उतना ही बने, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो टैबलेट भी जो हमने बनाया मशीन के द्वारा तो एग्जैक्टली 80 mg का ही टैबलेट बने या 100 mg का ही टैबलेट बने, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसमें कुछ ना 101 का बन जाएगा या 99 का बन जाएगा, इट में भी पॉसिबल। तो उसका एक रेंज दिया हुआ है कि अगर हमने 100 mg का टैबलेट बनाया तो उससे इतना इधर और इतना इधर, पॉजिटिव इतना इतना नेगेटिव, उस बीच के रेंज के टैबलेट हमारे बन सकते हैं। और उसी चीज को इसमें मैंने समझाया भी था कि सपोज दैट कि हमने क्या किया, 20 टैबलेट हमने रैंडमली लिया। 20 टैबलेट को जब रेंडमली हमने लिया और तो उनका टोटल वेट, इट मींस इन सभी टैबलेट्स को जब हम लोगों ने वेट किया तो इनका टैबलेट का जो वेट था 10,000 mg आया वेट करने पे। एवरेज वेट जो आ जाएगा 500 mg। और ऑब्वियसली है कि आप समझदार हो कि 500 mg जो है कौन से रेंज में आने वाला है। अगर मैं पिछली स्लाइड की बात करूं तो 80 mg लेस, 80 mg से 250 और ग्रेटर देन द 250, तो ऑब्वियसली है कि 500 mg का जो टैबलेट है वो 250 mg से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द आईपीवी और अकॉर्डिंग टू द यूएसपी। यूएसपी का 324 और आईपी का हो जाएगा 250। दोनों के दोनों केस में जो है 500 mg के जो टैबलेट्स हैं उनमें परसेंटेज वेरिएशन जो है ±5 का आने वाला है। तो इसी चीज को बताया गया हुआ है कि परसेंटेज वेरिएशन 5% 250 के लिए, परसेंटेज वेरिएशन 5% 324 mg के टैबलेट के लिए। अब जो हमने जो ये टैबलेट बनाए हैं 20 टैबलेट जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, इन टैबलेट का वेट इस रेंज में आना चाहिए। 5% का मतलब क्या हुआ, 500 का अगर कोई बोले कि 5% क्या होता है तो 500 का 5% होता है 25 mg, 10% होता है 50 mg। तो मैंने इस 25 mg को प्लस माइनस मान के चला कि 500 का 5% जो है 25 mg होगा। तो टैबलेट का जो रेंज है 475 से लेके 525 के बीच में ही होगा, है ना। जितने भी टैबलेट्स हमारे बने हुए होंगे इंडस्ट्री में उन सभी टैबलेट का वेट 475 mg से लेके 525 mg का होगा। इसका मतलब को समझिए कि W1 हो सकता है 476 का हो, W2 हो सकता है 520 mg का हो, W3 मान लो 500 का हो, W4 480 का हो, W5 हमारा 511 का हो, 502 का हो, 478 का हो। इट मींस कि इसी रेंज में जितने भी टैबलेट्स होंगे हमारे इसी रेंज में देखने को मिलेगा। और ऐसे टैबलेट जो है कम से कम 18 होने चाहिए। इस जगह भी दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन कि सभी के सभी टैबलेट, जितने भी टैबलेट्स हम लोगों ने बनाए हैं सभी के सभी टैबलेट्स इसी रेंज में हो, ऐसा पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन, इट में बी पॉसिबल कि अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम 18 टैबलेट तो ऐसे होने चाहिए। दो टैबलेट हो सकता है कि 474 का हो जाए या 526 का हो जाए। 18 टैबलेट का रेंज 475 से लेके 525 के बीच में हो जाए और हो सकता है कि दो टैबलेट इस रेंज से थोड़े से बाहर हो। 474 475 से और छोटा हो जाएगा, 526 इससे और भी छोटा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल केस। ऐसे केस में इन दोनों टैबलेट का वेट वेरिएशन जो होगा इसका 2 गुना होगा। जो भी ये परसेंटेज होगा, मान लो कि 500 था तो 500 का रेंज जो था 5% में था। इसी तरह से 7.5 भी है और 5 भी है। जो भी रेंज के टैबलेट का परसेंटेज वेरिएशन होगा इस टैबलेट के केस में इसका 2 गुना हो जाएगा।
मतलब अगर 500 का टैबलेट है तो परसेंटेज वेरिएशन 10% का हो सकता है बचे हुए 2 टैबलेट का। अब 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ 50 mg का वेरिएशन। 18 टैबलेट 475 से 525 के बीच होंगे, लेकिन 2 टैबलेट जो है हमारे 450 से लेके 550 के बीच में होंगे। 10% का तो यही मतलब हुआ। फिर से बता दे रहा हूं बेटा, 2 कंडीशन है इस जगह। पहली कंडीशन कि 20 के 20 टैबलेट इसी रेंज में हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा केस हम लोग लेंगे कि सेकंड केस में 18 टैबलेट तो इसी रेंज में हो, 2 टैबलेट जो है उनका परसेंटेज वेरिएशन इस परसेंटेज का 2 गुना होगा। 5% का 2 गुना हो गया 10%। 7.5 का रेंज होगा तो 15 हो जाएगा। 10% का रेंज हो जाएगा तो ये 2 टैबलेट का 20% होगा। लेकिन 500 mg के केस में परसेंटेज वेरिएशन 5% है, तो 5% का 2 गुना होता है 10%। मतलब क्या हो गया? ऐसे कंडीशन में 500 mg की टैबलेट है तो प्लस माइनस 50 mg का क्या हो सकता है? वेरिएशन हो सकता है। 2 टैबलेट का मापदंड इतना हो सकता है। ऐसे कंडीशन में बैच हमारा पास हो सकता है। अगर इससे भी ज्यादा वेरिएशन होगा तो हमारा बैच क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। होपफुली कि आप सभी इजीली समझ गए होंगे। क्लियर है ये चीज? कल भी बताया था, आज मैंने फिर भी बता दिया। सर क्रिस्टल क्लियर हो गया, मॉर्निंग में ज्यादा समझ आया। मींस 450 से 550। अगर 3 टैबलेट होगा तो क्या होगा आदित्य? तो बैच फेल हो जाएगा। 2 ही होना चाहिए, स्पेशल केस 2 ही होना चाहिए। 2 ही कंडीशन मैंने बताई है। पहला केस कि सभी के सभी इस रेंज में आ जाएं, ऐसा नहीं होता है तो 2 टैबलेट बस माना जाए। 18 टैबलेट अच्छे साइज के होंगे और 2 टैबलेट का रेंज इसका 2 गुना परसेंटेज वाला होगा, मतलब 450 से लेके 550 तक का। वही वाली बात होगी हलवाई और लड्डू। तुम भी मानोगे तो तभी तक तो मानोगे जब हलवाई बेईमानी नहीं किया होगा। ज्यादा बेईमानी अगर हो जाएगी तो मानोगे? 20 लड्डू पे लेने जाओ, 17 लड्डू तुम्हारे अच्छे हो और 3 खराब हो जाए, 15 अच्छे हो 5 खराब हो जाए, 10 अच्छे हो 10 खराब हो जाए, तो लोगे क्या? नहीं लोगे। आप भी बोलोगे कि भैया चलो 18 जब तक है मैं चला लूंगा, 2 के लिए इतना चलेगा। 18 लड्डू के साइज इतने हैं, 2 लड्डू के साइज इतने इतने होंगे, लोगे क्या? नहीं लोगे। वही चीज है इधर भी। आया समझ में? चलो, 2 टैबलेट के लिए 10% का पास है, हमेशा नहीं 10%। जो ये परसेंटेज का रेंज होगा, मान लो टैबलेट का साइज 500 mg था तो 5% था, लेकिन 250 mg के लिए तो 7.5% है ना। मान लो 100 mg का टैबलेट है अकॉर्डिंग टू द आईपी। एक बार और समझा देता हूं बेटा, मैं यहां से देख के समझ लो। मान लो टैबलेट का साइज है तुम्हारा कितना? 100 mg। टैबलेट का साइज है हमारा 100 mg। तो बताओ मुझे 100 mg कौन से रेंज में आएगा? 100 mg आएगा 7.5 के रेंज में आएगा या नहीं आएगा? है ना, 7.5 के रेंज में आएगा। मान लो 100 mg का जो टैबलेट होगा इसमें प्लस माइनस 7.5%, 7.5% है। रेंज क्या होगी जल्दी से बता दो? 107.5। और इधर अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 100 में अगर 97.5 को माइनस करोगे तो 92.5 आ रहा है समझ में? मतलब 18 टैबलेट का वेट 18 टैबलेट का वेट इसी के रेंज में होगा। मान लो मैंने ये टैबलेट डाल दिया, इसी टैबलेट का वेट 92.5, किसी का 100, किसी का 101, किसी का 100.03, किसी का 95.3, किसी का 97.3, ऐसा। स्पेशल केस 2 टैबलेट के केस में 15% का वेरिएशन पॉसिबल है। मतलब 2 टैबलेट के केस में अगर मैं बात करूंगा तो ये पॉसिबिलिटी होती है 85 से लेके 115 तक, है ना। 18 टैबलेट ये रेंज, 2 टैबलेट के लिए 15%। और आप बोलोगे सर ये 15 आया कहां से? ये 7.5 का डबल हो गया। 2 टैबलेट स्पेशल केस। अब मेरे ख्याल से और भी क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज 10 नहीं, परसेंटेज जो वेरिएशन के रेंज में आएगा उसका डबल, 2 का 1.5। आगे समझ में? अब चलो, सर ये 10,000 होगा तो ऐसा, 10,500 होगा तो क्या? बेटा मैथमेटिक्स आती है या नहीं आती? 10,500 टैबलेट मिलेगा तो डिवाइडेड बाय 20। बेटा ये 500 का मतलब ये 500 थोड़ी है, 500 से बड़ा, 500 से लार्ज 101 भी हो सकता है, 501 भी हो सकता है, 507। अरे इतना तो कॉमन सेंस लगा लो बेटा। ये रेंज है 80 mg का टैबलेट, 80 mg से ज्यादा 81 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी तो वेट हो सकता है। चलो कुछ 10,000। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 10,000 mg के टैबलेट की जगह सर अगर 10,500 हो जाएगा तो क्या होगा? अरे 10,500 डिवाइडेड बाय 20, जो कैलकुलेशन आता है उसके अकॉर्डिंग मैच कर लो तो तुम्हारे टेबल में जो आया हुआ है। चलो आ जाइए। इफ एवरेज वेट ऑफ द टैबलेट इज 450 mg, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस अलाउड? अगर 450 mg का टैबलेट है तो कितने परसेंटेज का वेरिएशन अलाउड है? झारखंड के ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया
ये तो ये जीपैट 2015 का है, इसमें ड्रग स्पेक्ट्रम में देखो, इन द टैबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट एज पर द यूएसपी द टॉलरेंस अलाउड फॉर द टैबलेट अबव द 324 mg, वेट वेरिएशन लिमिट एज फॉर द आईपी फॉर द टैबलेट वेइंग द 300 mg। तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। अगर टैबलेट का वेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया 324 के ऊपर हुआ, अब ये ऊपर 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए परसेंटेज वेरिएशन जो अलाउड है, अभी तुरंत तुम लोगों ने इस चीज को स्टडी भी किया है, तो ऐसे कंडीशन में परसेंटेज वेरिएशन हमारा क्या आना चाहिए, 5% का। अगले क्वेश्चन पर जाओ। इफ द टैबलेट हैविंग द डोज 50 mg एंड द वेट ऑफ द टैबलेट इज 250 mg, है ना, डोज से लेके फंसना नहीं है, फिर से बता दे रहा हूं बेटा, डोज को लेके फंसना नहीं है। वेट वेरिएशन जो है टैबलेट के वेट से होता है, वेट वेरिएशन टैबलेट का वेट, तो डोज क्या दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है। वेट ऑफ द टैबलेट इज 250 mg, देन एज पर द यूएसपी व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ द वेट वेरिएशन। नाइपर जी 2020 का है क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? चलो बहुत बढ़िया सर, आंसर डी हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा, ए भी बता रहे हो, डी भी बता रहे हो, क्या मानू, बी भी बता रहे हो। अब देख लो ना 250 mg, अब ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है तुम्हारा, यूएसपी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द यूएसपी 250 mg, 80 mg और लेस देन 250, ग्रेटर देन द 250, 250 या 250, तो परसेंटेज वेरिएशन आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेरिएशन हो जाएगा 7.57, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 250 या 250 mg के लेस। डी ऑप्शन हमारा सही है, 7.5 इज करेक्ट आंसर। अगले, है ना, चलो, तो होपफुली कि सभी को वेट वेरिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। बहुत बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, कॉलेज में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे तो इसी में फंसे होते हैं, बहुत सारे, निशा बेटा आ रहा है कमेंट आपका, है ना, बहुत सारे बच्चे इसी चीज में फंसे होते हैं कि डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। फटाफट से बता दो, अगर तुम जानते हो तो, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टैबलेट का ग्रैन्यूल्स में ब्रेकडाउन होना, एक ही लाइन में समझिए। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है हमारे टैबलेट का ग्रैन्यूल्स में ब्रेकडाउन होना, और डिसोल्यूशन का मतलब होता है उस ग्रैन्यूल्स को पूरी तरह से सॉल्वेंट में मिक्स आउट हो जाना, कंप्लीटली तरीके से, दैट इज द डिसोल्यूशन। डिसइंटीग्रेशन टैबलेट का ग्रैन्यूल्स में ब्रेकआउट हो जाना, डिसोल्यूशन जहां वो ग्रैन्यूल्स पूरी तरह से सॉल्वेंट में मिक्स आउट हो जाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझदारी वाली क्वेश्चन होती है कि सर डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में टेम्परेचर का फर्क इतना क्यों आता है। अब मैं इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, जो तुम ये एपरेटस अभी स्टडी करोगे तो इसमें डिसइंटीग्रेशन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड को रखा गया है। डिसइंटीग्रेशन एपरेटस आप में से हर किसी ने देखा हुआ होगा। डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, डिसोल्यूशन एपरेटस आपने अपने कॉलेज में, फोटो में, डायग्राम में, बुक में सभी ने देखा होगा। ऑब्वियसली है, जो हम ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इन विट्रो कर रहे हैं, मतलब जो लैब में कर रहे हैं, यही चीजें हमारी बॉडी के अंदर होंगी। हमने इसीलिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को मैच करता हुआ लिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में टेम्परेचर का क्यों डिफरेंस होता है। यहाँ पे 37 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, और अगर हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन का तो 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, आपने ये सोचा कभी? अभी मैं इसी जगह ये टेम्परेचर को मैं दिखा देता हूं, उसके बाद मैं ये समझाऊंगा फिर आपको। ये जो टेम्परेचर तुम यहाँ पे देख रहे हो 37 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेशन, अगर आगे जाके देखोगे डिसोल्यूशन में, तो डिसोल्यूशन में ये जो टेम्परेचर होता है हमारा, कहाँ गया टेम्परेचर, ये रहा, देखो इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों है, जबकि दोनों तो अपनी बॉडी के लिए तो कर रहे हैं। जरूरत क्या है इन दोनों में चेंज आने की, बता पाएगा कोई क्या? डिसइंटीग्रेशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ द टैबलेट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, डिसोल्यूशन मींस डिसॉल्व द ड्रग, ग्रैन्यूल से फिर वो ड्रग हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर फाइनली ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। बेटा ब्लड सर्कुलेशन तुम एक स्टेप और आगे चले गए, उसको बायोबिलिटी बोल देते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो पहुंचता है। हाँ सर, वही सोच रहा था मैं, क्यों ऐसा होता है। चलो बेटा, अब मैं इसका रीजन बताता हूं कि डिसइंटीग्रेशन का टाइम प्लस माइनस 2 और डिसोल्यूशन का 37 प्लस माइनस 0.5 क्यों होता है। बेटा ऐसा इसलिए होता है कि डिसोल्यूशन जो स्टेट होता है वहां पे हम ड्रग की बायोबिलिटी को चेक करते हैं, ड्रग हमारा कितना रिलीज हो रहा है, इन सारी चीजों को चेक करते हैं। डिसोल्यूशन इसका अगला स्टेप जो है ना, पहले स्टेप में टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुआ ग्रैन्यूल्स में, और इससे भी सेंसिटिविटी और इंक्रीज हो जाती है जब डिसोल्यूशन स्टेट में जाता है। मतलब वो ग्रैन्यूल्स फिर पूरे सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं, बायोबिलिटी चेक की जाती है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। और अगर हमने वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस को ज्यादा किया, डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूं, 37 प्लस माइनस 0.5 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर को ज्यादा डिफरेंस किया
ऐसे कंडीशन में हमारा डिसोल्यूशन स्टेट भी, हमारा जो ड्रग का डिसोल्यूशन है वो अफेक्ट हो सकता है। इसी वजह से डिसइंटीग्रेशन +-2 होता है और डिसोल्यूशन ओनली 0.5 होता है, क्योंकि वो स्टेट बहुत ही सेंसिटिव है। ये भी सेंसिटिव है लेकिन लेस सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द डिसोल्यूशन। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है इस जगह से कि टेंपरेचर का डिफरेंस क्या है, तो आप उसको आसानी तरीके से बता पाओगे। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं बेटा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। आखिरकार ये डिसइंटीग्रेशन अपरेटस होता क्या है? बेटा डिसइंटीग्रेशन अपरेटस आप इस जगह पे देख पा रहे होगे, आपके लैब में कुछ इस तरीके का स्टेट दिखाई देता है। इसमें 6 वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं, सभी लोगों ने देखा है। 6 वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं जो नीचे से एक प्लास्टिक से जुड़ा हुआ होता है। सभी लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा और आपने देखा भी होगा। 6 वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं इस जगह पे, जो कि नीचे से ये प्लास्टिक से जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर से भी देखोगे प्लास्टिक से ये जुड़ा हुआ है ना, जो इन 6 ट्यूब को आपस में बांध के रखता है। अब बात करते हैं बेटा इस ट्यूब की। जो ट्यूब का जो ये नीचे वाला सरफेस होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेस शेप आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से ओपन रहेगा, नीचे वाला जो साइड होता है कुछ इसमें इस तरह का मेस लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखने का आपको दिखेगा। अगर आप जानते हो स्पेसिफिकेशन कि ये मेस साइज का क्या साइज होता है, तो मुझे कमेंट में टाइप करके तुरंत ही बता सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है हमारे एक बीकर के अंदर में होगा, और इस बीकर का टेम्परेचर भी मेंटेन किया रहता है। जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि बीकर के नीचे जो ये थोड़ा सा एरिया हीटिंग मेंटल होता है, और इसी हीटिंग मेंटल से जो भी हम लोग इस जगह पे सॉल्वेंट लेंगे, जो फ्लूइड लेंगे, इट में भी पॉसिबल कि इसमें वाटर हो सकता है। अभी किसी ने पूछा कि सर वाटर क्यों लेते हैं? वाटर भी ले सकते हैं, 0.1 नॉर्मल HCl भी ले सकते हैं, 0.1 नॉर्मल NaOH भी ले सकते हैं, फॉस्फेट बफर भी ले सकते हैं। डिपेंड अपॉन द फार्माकोपिया, डिपेंड अपॉन द मीडियम। हम अलग अलग मीडियम में इनकी टेस्ट करते हैं, है ना। टैबलेट बहुत तरह के टैबलेट्स होते हैं, ऐसा है नहीं कि सारे के सारे टैबलेट आपके स्टोमक में ही जा रहे हैं। आप ही बताओ ना कि सारे के सारे टैबलेट क्या स्टोमक में ही जाते हैं? आपने टाइप्स ऑफ द टैबलेट पढ़ लिया हुआ है, आपने टाइप्स ऑफ द टैबलेट स्टडी कर लिया हुआ है, तो सारे टैबलेट स्टोमक के अंदर में जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो मीडियम है, वाटर भी हो सकता है, मीडियम HCl भी हो सकता है, मीडियम NaOH भी हो सकता है, मीडियम हमारा फॉस्फेट बफर भी हो सकता है। कोई भी मीडियम इस जगह पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो समझदार हो तो समझ गए होगे। अब आते हैं बेटा कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। 6 ट्यूब्स होते हैं, इनकी जो हाइट होती है 3 इंच हाइट होगी इसकी। परफोरेटेड प्लास्टिक के प्लेट्स होते हैं, 1 लीटर बीकर है। और जैसा कि मैंने बताया कि बेटा इस जगह वाटर ही नहीं, वाटर की जगह पे 0.1 नॉर्मल HCl, 0.1 नॉर्मल NaOH, फॉस्फेट बफर, इस जगह कुछ भी हो सकता है एज ए फ्लूइड के रूप में। अभी तुरंत ही आप लोगों ने बताया कि सर उसका मेस का जो साइज है ये 10 मेस के साइज का होगा अकॉर्डिंग टू द USP, और अगर हम लोग IP बोलेंगे तो ये 8 मेस का होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 mm का। ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया हुआ है, और इसमें जो वेरिएशन हो सकता है 2 ± 0.2 mm का। टेम्परेचर इसका 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो ऑपरेट होता है 28 से लेके 32 CPM, इट मींस की साइकिल पर मिनट। जब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं उस समय में, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे टाइम में, देखो इस जगह एक लीवर है लगा हुआ, ठीक है। इस लीवर को जब हम लोग देखते हैं, जब हम इस सिस्टम को ऑन करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये अप और डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसके अंदर का जो ये बास्केट जो है हमारा, ये बास्केट क्या हो जाएगा, पूरी असेंबली अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जो ये नीचे वाला जो पार्ट है बिल्कुल बीकर में चिपकेगा नहीं, और ना ही इतना ज्यादा बाहर आ जाए कि ये बीकर से बाहर ही चला जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग उसको बीकर में पूरी तरह से चिपका देंगे, तो आप ही सोचो कि जब ये पूरी असेंबली बीकर में आके एकदम से चिपक जाएगी, ऐसे कंडीशन में बायोनेंसी फोर्स लगता है। तो बायोनेंसी फोर्स जब लगेगा, तो जो टैबलेट इस डिस्क के अंदर में रखे हुए हैं, इस पाइप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर में जो टैबलेट हम लोगों ने डिसइंटीग्रेशन करने के लिए रखा हुआ है, उस टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट हो सकती है। आप भी सोचो ना कि आपने ट्यूब में टैबलेट डाला हुआ है डिसइंटीग्रेशन का, एकदम से पूरा सिस्टम आया और बीकर के पूरे सिस्टम में जाके चिपक गया, तो ऐसा क्या होगा, जब एकदम से चिपकने वाला होगा तो नीचे से एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो उस टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। बाहर भी एकदम से नहीं लेके जाना, अंदर भी नीचे लेके नहीं आना, इनके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस है 5 से 6 मीटर। इट मींस नीचे 5 से 6 मीटर, ऊपर 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर तक ही रहेगा, और ऊपर भी 5 से 6 मीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, उसके बीच में क्या होगा, ये रोटेशन होता रहेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आया समझ में? 5 से 6 सेंटीमीटर है बेटा, अगर कहीं इंच लिखा हुआ है तो उसको कट करके सही कर लीजिए। 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, 5 to 6 सेंटीमीटर, नॉट इंच, दैट इज द सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर। पाइप की साइज बेटा 3 इंच की होती है। आ गया सबको समझ में? ये डिसइंटीग्रेशन अपरेटस, डिसइंटीग्रेशन अपरेटस, कई लोग इसको बास्केट अपरेटस के नाम से भी जानते हैं, हालांकि इसको डिसइंटीग्रेशन अपरेटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं बेटा, पूरी असेंबली
पूरा जो ये बास्केट होता है जिसमें 6 ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, प्लास्टिक के अपर साइड और लोअर साइड से पूरी तरह से ज्वाइन होता है। हम इसी ट्यूब के अंदर में टैबलेट डालते हैं। ट्यूब का नीचे वाला साइड जो है मेश लगा हुआ रहता है, जिसकी साइज जो होती है 10 मेश साइज है, 2 mm साइज का होगा, जो मैंने आपको रेंज बताया। ठीक है, ये पूरी असेंबली बीकर के अंदर में जाती है। बीकर में फ्लूइड भरा हुआ होता है, HCl, वाटर या NaOH या फॉस्फेट बफर, इनमें से कुछ भी हो सकता है। नीचे से टेम्परेचर भी मिलता रहता है, 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, जो कि हमारी बॉडी से मिलता जुलता हुआ होगा, है ना। और हम लोग इसीलिए परफॉर्म तो कर ही रहे हैं। ठीक है, टैबलेट को डाला और हम लोगों ने इसको बीकर में प्लेस करने के बाद जब हम इसको ऑन करते हैं, आपसे अगर कोई स्पीड पूछता है तो 28 से 32 साइकिल पर मिनट अप एंड डाउन वो टैबलेट होगा। कोई पूछे कि सर ये बीकर को एकदम से चिपका डालेंगे क्या बास्केट में, तो बताना कि बीकर में अगर एकदम से असेंबली नीचे जाके चिपकेगी, ऐसे कंडीशन में एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, जो कि टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन को बहुत ही इफेक्ट कर सकता है। बहुत ही तो मिन्यूट चीज है, और बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि सर ये 5 से 6 सेंटीमीटर है क्या। 5 से 6 सेंटीमीटर हाइट ऊपर ही रखना है, और ऊपर भी 5 से 6 सेंटीमीटर, उसी के बीच में अप एंड डाउन होता रहेगा। आया समझ में? चलो, क्लियर है? डिसइंटीग्रेशन मीडियम, साइकिल पर मिनट, मेस का साइज, एवरीथिंग इज ओके। चलो, अब आते हैं बेटा हम लोग इसके स्टैंडर्ड को लेके। डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है, इससे पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया हुआ है कि बेटा डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होगा कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम लोग बात करें डिस्पर्सेबल और इफरवेसेंट की, डिस्पर्सेबल टाइम का जो है ये 3 मिनट्स है, इफरवेसेंट टैबलेट का 5 मिनट, पहले भी हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं। अनकोटेड टैबलेट होगा तो अकॉर्डिंग टू द आईपी 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू द यूएसपी 30 मिनट। ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है। फिल्म कोटेड टैबलेट है, वेजाइनल टैबलेट है, शुगर कोटेड टैबलेट है और इंटेरिक कोटेड टैबलेट है। इस जगह इंटेरिक कोटेड का टैबलेट में थोड़ा सा समझने का है कि बेटा इस जगह ये 2 मीडियम हम लोगों ने तो लिया है। आप अच्छे से समझ सकते हो कि इंटेरिक कोटेड का मतलब क्या हुआ। इंटेरिक कोटिंग का मतलब हुआ ऐसे टैबलेट जो कि पीएच डिपेंडेंट है, इसीलिए इंटेरिक कोटेड को पीएच डिपेंडेंट टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे टैबलेट स्टोमक में डिग्रेड नहीं होते हैं। स्टोमक के आगे जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, जब उनको अल्कलाइन पीएच मिलता है, तब जाके वो टैबलेट क्या होते हैं, उनके ऊपर का जो लेयर होता है वो डिग्रेड होता है और ड्रग का रिलीज होता है। और इस पूरे प्रोसेस को होने में 3 घंटे तक का समय लग सकता है, 180 मिनट। आखिरकार वो 180 मिनट आएंगे कहां से, अब इसको पूरे डिटेल में समझते हैं। बेटा जो ये इंटेरिक कोटेड टैबलेट की जो पहली लाइन है लिखी हुई, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, उस समय मैंने पूरे डिटेल में बताया था नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। पहला फेज हमारा होगा कि हम टैबलेट को क्या करेंगे, 0.1 नॉर्मल HCl में डाल देंगे। अकॉर्डिंग टू द आईपी 120 मिनट, अकॉर्डिंग टू द यूएसपी ये एवरेज टाइम जो है 60 मिनट है। आखिरकार ये टाइम है क्या, इस टाइम में हमारा टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए। फिर से सुनना, हम लोग HCl में डाल रहे हैं। इंटेरिक कोटेड का क्या मतलब है, इंटेरिक कोटेड का मतलब है कि बेटा ऐसे टैबलेट जो कि एसिडिक पीएच पे डिग्रेड ना हो। हम इस जगह डिसइंटीग्रेशन का ये रेंज नहीं लिए हुए हैं, हमने ये ऐसा रेंज लिया हुआ है जहां पे टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हो, इंटैक्ट बना हुआ रहे। सेकेंड फेज में जब हम उस टैबलेट को फॉस्फेट बफर में डालेंगे, तो फॉस्फेट बफर के अंदर में 60 मिनट या 120 मिनट के अंदर में वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाए। बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ नहीं लगता। एसिडिक पीएच इंटेरिक कोटेड कुछ नहीं होगा, अल्कलाइन पीएच में जाके वो टैबलेट डिग्रेड हो जाएगा। इस तरह से जब हम इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो 120 और 60 मिनट, 120 तक इंटैक्ट रहेगा, 60 मिनट में डिग्रेड होगा अकॉर्डिंग टू द आईपी, अकॉर्डिंग टू द यूएसपी 60 और लेस और 120 दोनों को जोड़ोगे तो 180 मिनट होता है। मतलब इंटेरिक कोटेड टैबलेट से अगर कोई तुमसे पूछे कि डिसइंटीग्रेशन होने का टाइम कितना लगेगा, तो बताना 3 आवर, 180 मिनट। आया समझ में? सर आपने पहले बताया था कि डिसइंटीग्रेशन टाइम वाटर में नहीं करते। बेटा आपको समझने में कहीं भूल हुई होगी, बेटा आप ही सोच के देखिए, या मैंने बताया भी होगा तो जनरली बताया, आप खुद ही समझो कि टैबलेट इफरवेसेंट टैबलेट भी है, टैबलेट डिस्पर्सेबल टैबलेट भी तो है बेटा। डिस्पर्सेबल टैबलेट भी एक टैबलेट है, इफरवेसेंट टैबलेट भी टैबलेट है, चुबेबल, बहुत सारे वैसे टैबलेट्स हैं ना जो कि स्टोमक में जाए बिना ही पानी में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। तो क्या आप उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं देखोगे? हमने एसिडिक मीडियम क्यों लिया, हमने अल्कलाइन मीडियम क्यों लिया, हमने फॉस्फेट बफर क्यों लिया? इसीलिए लिया क्योंकि हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन का पीएच उस तरह से मैच होता है, इसीलिए लिया। हमें कोई शौक थोड़ी है कि वाटर लेना है और HCl लेना है या जो मर्जी आया सो ले लो, अपनी मर्जी से थोड़ी ले सकते। हमने ये सॉल्वेंट या ये मीडिया हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें उस तरह के इन्वायरमेंट को देना है। तो वाटर भी हो सकता है, एसिड भी, वाटर नॉर्मल केस में मेनली तो एसिड ही है ना। सारे टैबलेट तो स्टोमक, किसी भी इंसान की जो जनरल सोच होती है टैबलेट माउथ से खा के स्टोमक में जाएगा, सबकी तो ऐसी सोच होती है। तो वाटर कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन वाटर भी तो हो सकता है, एसिड भी तो हो सकता है, अल्कलाइन भी तो हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। होपफुली कि समझ गए होगे। ठीक है, चलो चलो।
बहुत सारी जगह डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होते भी नहीं है, उनके लिए भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। क्लियर है? चलो क्वेश्चन बनाइए, उसके लिए भी मैंने बताया हुआ है कि कहां पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता ही नहीं, चुबेबल टैबलेट्स होते ही नहीं। क्लियर? चलो, डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट एज पर द आईपी फॉर एन इफरवेसेंट टैबलेट इज, इफरवेसेंट टैबलेट के लिए टाइम लिमिट क्या है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट? ऑब्वियसली है कि समझ चुके होगे आप, डिसइंटीग्रेशन के लिए 5 मिनट। अगला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर एफडीए, है ना, फार्मासिस्ट, गेट एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम से बहुत बार पूछा गया हुआ है। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर द सुगर कोटेड टैबलेट इज, सुगर कोटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होगा बताइए? 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट या 75 मिनट्स? सुगर कोटेड टैबलेट के लिए पूछा जा रहा है। वेरी गुड मनीषा, बहुत अच्छे। पवन, वेरी गुड बेटा। प्रशांत, अरुण, राजपाल, वेरी गुड एवरीवन। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। निर्भय, रेशमा, बहुत अच्छे। अनुज भाई पटेल, नीरज, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। पायल, वेरी गुड। अयान, अशद, सुहासिनी, वेरी गुड। चलो, टीच इन एवरीवन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा 60 मिनट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द डायमीटर ऑफ द मेस apparatus in the IP disintegration apparatus is given below. Choose the correct one. एम्स फार्मासिस्ट और गेट एग्जामिनेशन में और भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। 2 mm, 4 mm, 1 mm या 1.5 mm। बेसिक से क्वेश्चन है, उन टेबल्स को ध्यान में रखिए बेटा। जिसको समझ में आ गया ना, वो आराम से बना लेगा, चाहे उसको जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। आंसर हो जाएगा 2 mm। अगर कोई पूछ दे 1.7 है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द आईपी और यूएसपी चेक कर लेना। मेस साइज भी बता दिया, 10 मेस साइज का होगा। आ जाइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। टू स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द uniformity of the dispersion test. It is evaluated using the 6 tablet and 500 ml water. It involves measuring the dispersion time of each tablet. इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद में बताता हूं। इसको बनाओ। Unless otherwise stated in the individual monographs of the pharmacopoeia in the disintegration test for the enteric coated tablets, first dissolution is carried out in 0.1 normal है, ये मिस्टेकली लिखा गया m, 0.1 normal HCl phosphate buffer water या 0.1 normal H2SO4। आंसर क्या हो जाएगा? है ना, आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 नॉर्मल। इसको सही, इसमें ऐसे ऑप्शन में ये दे दिया होगा कुछ, ये H2SO4 है, मिस्टेकली दिया हुआ बेटा, ये नॉर्मल कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 नॉर्मल HCl। अभी तुरंत ही मैंने बताया था इस चीज को। ठीक है, चलो होपफुली कि सब समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डिसोल्यूशन apparatus की, कि डिसोल्यूशन apparatus है क्या और ये कितने तरीके के होते हैं। डिसोल्यूशन apparatus अगर हम इस जगह पे देखें तो मैंने आपको टोटल 7 तरह के डिसोल्यूशन apparatus बताए हुए हैं। टोटल 7 तरह के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7। 7 तरह के डिसोल्यूशन apparatus है और इनका नाम भी है बास्केट apparatus, बिकॉज इस जगह देखोगे यहाँ पे ये बास्केट लगा हुआ है, ये बास्केट है लगा हुआ, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बास्केट apparatus। ऊपर से ये सैफ्ट लगी हुई रहती है और ये रोटेट होता रहता है। आप में से सभी लोगों ने डिसोल्यूशन apparatus उम्मीद करता हूं कि पिक्चर या नहीं तो अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में देखा होगा। ठीक है, पूरी असेंबली होती है, स्लैब होता है और उसमें इस तरह के 6 सैफ्ट निकले हुए रहते हैं। एक बड़ा सा बीकर होता है और उस बीकर में क्या डालते हैं हम लोग? मीडिया डालते हैं और उसमें हम लोग टैबलेट को डिसोल्यूट होने के लिए डाल देते हैं और ऊपर से ये सैफ्ट क्या होता है? रहता है, रोटेट होता रहता है। अगर ये बास्केट है और इस बास्केट के अंदर में टैबलेट डाल दिया, इस apparatus को बोलते हैं बास्केट apparatus। इसी तरह से ये पैडल होता है लगा हुआ और इसमें टैबलेट को हम लोग क्या करते हैं? बांधते भी हैं और हो सकता है ये बाहर भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैडल apparatus। इसी तरह से रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, इसी तरह से फ्लो थ्रू सेल, पैडल ओवर द डिस्क और इसी तरह से रोटेटिंग सिलेंडर और रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। एग्जामिनेशन कई बार, एक नहीं 50-100 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से पूछा गया हुआ है बेटा। एक चीज मैं बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाना लगभग तय होता है। अब आते हैं बेटा हम लोग इस चीज की बात करते हैं, इसको याद हम लोग कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक साइकिल को देखते हैं। इस साइकिल के सबसे आगे वाले पार्ट में, इस साइकिल के सबसे आगे वाले पार्ट में देखो बास्केट है, तो टाइप फर्स्ट हमारा क्या हो गया? बास्केट हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या है? साइकिल की पैडल है, तो हम लोग बोल देंगे साइकिल की पैडल, तो पैडल apparatus। तीसरे नंबर पे सिलेंडर को उल्टा कर दिया तो तीसरा नंबर हमारा क्या आ गया? रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। चौथे नंबर पे देखो साइकिल की चेन की फ्लो होती है, तो हमने बोल दिया क्या? फ्लो थ्रू सेल। हमने क्या बोल दिया बेटा? इसको फ्लो थ्रू सेल। साइकिल की चेन की फ्लो होती है तो बोल दिया फ्लो थ्रू सेल। पांचवें नंबर पे देखो ये साइकिल की इतनी बड़ी डिस्क है, तो हमने बोल दिया साइकिल को, पांचवें नंबर को हमने बोल दिया पैडल ओवर द डिस्क। छठे नंबर पे देखो सिलेंडर इधर पे डाल दिया, तो हम लोग इसको बोलेंगे रोटेटिंग सिलेंडर। और ये 7वें नंबर पे देखो, ये साइकिल को होल्ड करोगे तब तो साइकिल चलेगी, तो 7वां नंबर जो है इसको बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक बार में इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लोगे। सबसे पहला
साइकिल का बास्केट तो बास्केट अपरेटस, दूसरे नंबर पे साइकिल की पैडल तो पैडल अपरेटस, तीसरे नंबर पे सिलेंडर उल्टा है लगा हुआ तो बोल देंगे रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, चौथे नंबर पे साइकिल की चेन की फ्लो हो रही है तो बोल देंगे फ्लो थ्रू सेल, पांचवें नंबर पे साइकिल की डिस्क है तो बोलेंगे पैडल ओवर द डिस्क, छठे नंबर पे ये सिलेंडर है और सातवें नंबर पे ये रेसिप्रोकेटिंग होल्डर है। इस तरीके से हम इस डिसोल्यूशन अपरेटस को बहुत ही अच्छे और आराम से इसको याद भी कर सकते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे कि अभी क्या है नया और क्या क्या चीजें रेफरेंस की ओर पे है लिखी हुई। पहले के टाइम में 2022 से पहले की बात बता रहा हूं, 2022 से पहले अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया टाइप फर्स्ट हमारा पैडल होता था और टाइप सेकंड हमारा बास्केट होता था और यूएसपी में जस्ट उल्टा होता था। लेकिन 2022 के फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों का दोनों सेम हो चुका। यहां पे ध्यान दीजिए, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हमारा दोनों एक ही हो गया। बास्केट बास्केट अपडेटेड फ्रॉम द इंडियन फार्माकोपिया 2022 ऑनवर्ड्स। टाइप 2 हमारा पैडल हो गया, रेसिप्रोकेटिंग हो गया, फ्लो थ्रू सेल हो गया, 4 स्पेसिफाई किया हुआ है, यूएसपी में 3 एडिशनल और भी दिया हुआ, पैडल ओवर द डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर और रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। अब आते हैं हम लोग इनको किस किस चीज के लिए परफॉर्म हम लोग करते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए, तो ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए खास करके जो हमारा 5, 6 और 7 हमेशा देखो इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम के लिए या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के लिए हमें कौन से टाइप का डिसोल्यूशन अपरेटस का इस्तेमाल करना है। 5, 6 और 7 खास करके ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स के लिए है। एक्सटेंडेड रिलीज के लिए टाइप 4 और टाइप 7 अगर मैं देख रहा हूं तो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के लिए तो 3 हो गया, 4 हो गया और ये 7 हो गया एक्सटेंडेड रिलीज के लिए। और खास करके जो ये टैबलेट्स के लिए जो है टाइप 1 और टाइप 2 को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ट्रांसडर्मल को ध्यान में रखना, टैबलेट के लिए हर कोई जानता है, लेकिन ट्रांसडर्मल में क्या हो सकता है, कंफ्यूजन पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अब ये 2022 का फार्माकोपिया कैसे मान लें। मानने के लिए मैंने ये 2022 का पूरा इंडियन फार्माकोपिया का रेफरेंस मैंने दे दिया है। अपरेटस 1 को बास्केट, आईपी 2022 अपरेटस फर्स्ट को बास्केट बोला गया, अपरेटस 2 को पैडल बोला गया, अपरेटस 3 को रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर बोला गया, अपरेटस 4 को फ्लो थ्रू सेल बोला गया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया 2022। तो आज के बाद हर किसी के लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए। इंडियन फार्माकोपिया 2022 में वॉल्यूम 1 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज नंबर 354 से 356 में ये दिया गया हुआ है कि अपरेटस 1 2022 से बास्केट को ही माना जाएगा। पहले ये पैडल था, लेकिन 2022 से अपरेटस फर्स्ट को बास्केट माना जाएगा, अपरेटस 2 को पैडल माना जाएगा। इसीलिए आज से सारे के सारे कंफ्यूजन आपके खत्म होने चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब मैं एक चीज बेटा आपको बता दूं कि मुझे डिसोल्यूशन को खत्म करना होगा, मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज जाने वाले होंगे या ऑफिस जाने वाले होंगे उनसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जा सकते हो आफ्टर द रिकॉर्डिंग, आप ये 15 मिनट की रिकॉर्डिंग को बाद में देख लेना। क्लास को अधूरा छोड़ देंगे तो बेटा अच्छा नहीं लगेगा और फिर से उतनी सारी चीज बतानी पड़ेगी तो टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा रिकॉर्डिंग देख लेना अगर तुम्हारा लेट हो रहा है कॉलेज का तो या ऑफिस का तो, ठीक है। चलो अब हम लोग बेटा बात करेंगे कि आखिरकार जो ये अपरेटस है, इस अपरेटस का क्या स्टैंडर्ड है और हम लोग इसमें क्या क्या चीजें करते हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाहूंगा कि बेटा ये अपरेटस देखो कुछ इस तरीके का है। 2 अपरेटस मैंने आपको इस जगह पे दिखा दिया। यहाँ पे ये सेफ्ट जो है रोटेट होता रहता है। इस सेफ्ट का रोटेशन का जो स्टैंडर्ड जो है 125 से 150, 25 से लेके 150 आरपीएम है। आरपीएम मतलब क्या हो गया, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये रोटेट हो सकता है। एक चीज और ध्यान में रखना कि अपने एक्सिस से 2 mm के रेंज में ही ये रोटेट होगा, 2 mm के रेंज में ही ऑपरेट होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये रोटेशन है यूं ऐसे ऐसे नहीं, अपने 2 mm के एक्सिस में ही ये रोटेट होगा। 2 mm के रेंज में ही ये रोटेट होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2 mm का रेंज। अब अगली चीज आती है कि किस चीज का बना हुआ होता है ये डिस्क। तो ये बना हुआ होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। और जो ये सेफ्ट है, अगर मैं बोलूं कि ये किस चीज का बना होता है तो ये बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील जिसका नंबर होता है 316। 316 नंबर के स्टेनलेस स्टील का बना होगा। 1 लीटर की कैपेसिटी बनी हुई होती है। अगर बात किया जाए बेटा इसके डायमीटर का, तो इसका जो ये डायमीटर होता है 98 से लेके 106 mm का, 98 से लेके 106 mm का इसका पूरा ये रेंज होता है। अब जो हम लोग ये देखेंगे, जो ये बास्केट होगा, इस बास्केट में मेस साइज क्या है। इस बास्केट का जो मेस साइज होता है तो वो होता है 40 मेस के साइज का बास्केट होगा। अब आते हैं बेटा इस डिस्टेंस की बात करते हैं कि जो ये बास्केट और जो ये सेफ्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इस बीच का जो डिस्टेंस है 23 से लेके 27 mm का होगा। 23 से लेके 27 mm का ये इस जगह पे डिस्टेंस होता है, 23 टू 27 mm, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, सेफ्ट का रोटेशन 25 से लेकर 150 आरपीएम, 2 mm के एक्सिस में रोटेट होगा। और इसका परसेंटेज वेरिएशन जो है +-4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मींस कि 25 से लेकर 150 आरपीएम जो है, इसके 4% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया कि बहुत ही कम स्लो कर दिया।
इतने का रेंज का 4% का ही वेरिएशन होना चाहिए, 2 mm के रेंज में होना चाहिए। इसका जो ये डायमीटर है 98 से लेकर 106 mm का होना चाहिए। बास्केट का जो मैश अपर्चर साइज है 40 मैश का होना चाहिए, और जो ये बास्केट और ये बीकर का जो ये डिस्टेंस है 23 से लेके 27 mm के अंदर में होना चाहिए। इसके अंदर जो ये बास्केट होता है इसको एसिड से बचाने के लिए, अल्कलाइन मीडियम से बचाने के लिए गोल्ड की कोटिंग की जाती है। गोल्ड का कोटिंग का थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर या 0.001 इंच 0.001 इंच साइज का है। अलग अलग जगह पे कई दफा कई तरह से इस जगह से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होगा, सेफ्ट स्टीलनेस स्टील की होगी, 316 सेफ्ट का 2 mm के बीच में रोटेट होता रहेगा। 4% से ज्यादा का वेरिएशन हो नहीं सकता। 25 से लेके 150 आरपीएम होगा। टेम्परेचर मैंने बता दिया 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैस का साइज मैंने बता दिया 40 मैस का होगा। इसके बाद इस जगह बास्केट से ये बॉटम का जो रेंज है 23 से लेके 27 होगा, और साथ ही साथ गोल्ड की थिकनेस जो होगी 2.5 माइक्रोमीटर से 0.001 इंच का क्या होगा, उस जगह पे एक थिकनेस लगने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस पूरी चीजों को ध्यान में रखोगे, और इस जगह से कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आ गया समझ में ये डिसोल्यूशन रेटस क्या है और ये कैसा होता है। इस टेबुलर फॉर्म को लिख लेना, याद कर लेना, सारी चीजें दी हुई हैं और इसके अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ जाना। ओके बेटा, ये चीज सबके लिए ओके है? संकेत नहीं आई है बेटा अभी। क्लियर है सबके लिए? एपरेटर समझ में आया, इसमें सॉल्वेंट डला रहेगा, बास्केट पैडल बता दिया, रोटेशन बता दिया, गोल्ड की थिकनेस बता दी 2.5, अंदर का ये डायमीटर 98 से लेके 106 mm का होगा, बास्केट का मेस जो है 40 का होगा, डिसोल्यूशन का टेम्परेचर मैंने बता ही दिया था, ये 0.5 क्यों होता है ना? इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, चलो क्लियर है? गोल्ड नहीं रहता बेटा। मान लो आप भी क्या करते हो, अपनी दीवालों को पानी से बचाने के लिए उस पर क्या करते हो, पुट्टी लगाते हो, पेंटिंग करते हो। उसी तरह से हम इस कंटेनर के अंदर में एसिड फ्लूइड है ना, तो ये एसिड फ्लूइड हमारे बास्केट को खराब ना कर दे, हमारे टैबलेट के डिसोल्यूशन अपरेटस इन सारे स्टील को खराब ना कर दे। इन सब चीजों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर 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 ही गोल्ड की लाइनिंग चढ़ाते हैं, कोटिंग करते हैं। उसी कोटिंग का थिकनेस है 2.5 माइक्रोमीटर। पता चला कि कॉलेज पहुंचे और पता चला खुरचना शुरू कर दो, अंदर जाके ऐसा ब्लेड लेके मारना चालू कर देना, ठीक है, कि गोल्ड मिलेगा। बेटा बहुत ही पतली सी थिकनेस होती है। मैंने रोटेशन 2 mm नहीं बताया, रोटेशन 25 से लेके 150, 2 mm के डिस्टेंस में, ऐसे ऐसे नहीं करना, यूं ऐसे ऐसे करना है। 2 mm का ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा डिस्टेंस, रोटेशन की स्पीड नहीं बता रहा, 2 mm का डिस्टेंस में, ऐसा ऐसे ऐसे नहीं आया समझ में, ऐसा हल्का हल्का सा 2 mm, और स्पीड है 25 से लेके 150 आरपीएम। इसका भी 4% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस इसी के रेंज में होना चाहिए। आया समझ में? चल उज्जवल आया बेटा समझ में? रोटेशन में 2 mm मैं नहीं बता रहा, उसका एरिया रोटेशन होगा तो ऐसा ऐसा नहीं, यूं ऐसा ऐसा हो रहा है, मिला रहे खिचड़ी बना रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम हल्का हल्का सा, ऐसा थोड़े से डिस्टेंस में, 2 mm के डिस्टेंस में वो एरिया में रोटेट करेगा। आया समझ? सर जी सॉल्वेंट क्या रहेगा, समझदार हो, डिसइंटीग्रेशन में बताया ना अभी मैंने, वही सारे सॉल्वेंट्स रहेंगे, और क्या सॉल्वेंट्स लेंगे। अरे बेटा सैफ्ट की पोजीशन, अब देखो मुझे खिचड़ी बनानी है, अभी भंडारे का समय हो रहा है, मुझे खिचड़ी बनानी है। एक पर्सन ने क्या किया, खिचड़ी को बनाना ऐसे 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 करके उसको करना शुरू किया। एक बंदे ने करछी ली और यूं यूं चलाने लग गया, एक बंदे ने यूं 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 ऐसे ऐसे करने लग गया। मैं ये कह रहा हूं कि डिसोल्यूशन अपरेटस जो है अपने एक्सिस से 2 mm के डिस्टेंस में ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं। आया समझ में? यूं अपने डिस्टेंस में ऐसा 2 mm, 2 mm होता है कितना बेटा? अब जब ये चलेगा ना तो थोड़ा सा ये रोटेट, अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट होती है या नहीं होती है? ज्यादा रोटेट हो जाएगी तो अर्थ से गिर जाओगे, बाहर चले जाओगे गैलेक्सी में। तो अर्थ का रोटेशन बता रहा है कि इतना होना चाहिए, 2 mm के बीच में होना चाहिए। अब आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? स्पीड में थोड़ी बोल रहा हूं कि स्पीड क्या, रोटेशन बेटा वो घूमेगा तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेगा ना, 2 mm का डिस्टेंस के बीच में, ऐसा। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूं? क्या बताऊं मैं, नहीं बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है। अब आया जाके समझ में, खिचड़ी बनवाओ, लड्डू बनवाओ, खाना बनवाओ, तब जाके तुम लोगों को समझ में आता है। अरे बेटा स्टेनलेस स्टील का टाइप है। मेरे पास में ये पेन जो है 1800 मॉडल का है, किसी के पास में पेन 1600 मॉडल का है, BMW का फलाना मॉडल, सुजुकी का ये मॉडल, हीरो का ये मॉडल, तो हर मॉडल का ये स्टेनलेस स्टील का टाइप है। अच्छा स्टील है, खराब स्टील होगा तो डिग्रेड हो जाएगा। स्टील की क्वालिटी होती है या नहीं होती? आप जो अपने घरों में बर्तन इस्तेमाल करते हो उनकी क्वालिटी, आप बोलते हैं ये स्टेनलेस स्टील बेकार है, इसमें जंग लग गया, सामने वाले ने ठग लिया था, तो वही स्टील का टाइप है। तुम लोग ऐसे ऐसे चीजें पूछते हो ना यार, मतलब ऐसा लगता है कि सर मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आती है।
सर आपके सारे एग्जांपल्स खाने पे ही क्यों होते हैं? खाने पे इसलिए होते हैं 2 mm डायमीटर मतलब उसका रेडियस एग्जैक्टली। ठीक है, चलो ठीक है, चलो डिसोल्यूशन में आप ये इक्वेशन स्टडी करोगे, डिसोल्यूशन स्टडी जो है नॉइज व्हिटनी इक्वेशन, ये बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे भी आप। चलो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इसका रेंज। ठीक है, स्पेसिफिकेशन। एक चीज बता दूं मैं, इस चीज शिवेंद्र बेटा हो गया बेटा, डायमीटर किसका है पता नहीं बेटा मेरे को, हो गया मतलब इतना भी मंद बुद्धि मत बनो कि बोलना पड़ जाए यार। इतनी बात से समझा रहा हूं बेटा, वो डायमीटर मतलब घूम जो रहा है उसकी बात हो रही है, इतना नहीं समझ पा रहे हो। अर्थ का एक्सिस बता दिया, मूवमेंट बता दिया, 2 mm के बीच में, अब इतने भी तो मंद बुद्धि मत बनो ना यार, कि इरिटेट हो जाए सामने वाला भी। समझा समझा के एक ही चीज को इरिटेशन टाइप का मत प्रोड्यूस करो ना, अच्छा लगता है क्या? आप भी समझो, खिचड़ी बना के दिखा दिया, अब और क्या बता रहे हो? डायमीटर कोई कुछ अब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ? चलो डायमीटर बता दिया बेटा, वो मूवमेंट होगा। आप भी किसी चीज की मूवमेंट करते हो तो एक रोटेशन के साथ करते हो ना, तो जो वो रोटेशन का डायमीटर हुआ उसकी बात हो रही है, 2 mm का डायमीटर। आया समझ में? अब आते बेटा, जो ये सिंप्लीफिकेशन है, एक्सेप्टेंस जो इसका क्राइटेरिया है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसके लिए 3 लेवल है, S1 लेवल, S2 लेवल और S3 लेवल। अब देखो, आप लोगों ने होपफुली कि इस तरह की चीजें अपने बुक में या कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स इसको छोड़ देते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको नहीं करना। डिसोल्यूशन मतलब अभी तक का जो था उतना ओके है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगले 10 मिनट में मैं इसको समझाने वाला हूं। इस जगह जो क्यू ये लिखा हुआ है, इस क्यू का मतलब होता है जो एपीआई डिसॉल्व हो जाता है। हम डिसोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं और डिसोल्यूशन में हम टैबलेट को क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम में डाल रहे हैं और सिस्टम में डाल के क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो क्यू का ये मतलब हुआ कि ऐसा टैबलेट ग्रैन्यूल्स बनके जो पूरे सिस्टम में डिसॉल्व हो जाए। मान लो इसका स्टैंडर्ड हमने क्या किया हुआ है, 70% लिया हुआ है। आप इसको 70 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो, जो भी मानना है आप इसको मान सकते हो कि जो भी टैबलेट हमने लिया उसका 70% जो है वो क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज हम एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। 70 को मैंने एज ए मोनोग्राफ में लिया कि 70 जो है वो क्यू वैल्यू है जो डिसॉल्व, जो हमारे सिस्टम में डिसॉल्व हो जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, एज इक्वल टू 100% मानते हैं। ऐसे कंडीशन में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में 3 लेवल हमने बनाया। पहले लेवल में 6 टैबलेट, दूसरे लेवल में हम लोगों ने S1 प्लस S2 मतलब 6 और 6 12 टैबलेट हो जाएंगे, और एक्सेप्टेंस लेवल 3 में हमारे S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा, और S3 में हमारे 12 लेते हैं। तो S1 में 6 हो गया, S2 में 6 हो गया, और S3 में क्या हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। इसका मतलब है S3 में हमारे पास में टोटल 24 टैबलेट हो जाएंगे। पहले स्टेज में 6 हो जाएंगे, दूसरे स्टेज में हमारे पास में 12 हो जाएंगे, और ये तीसरे स्टेज में हमारे पास में 24 टैबलेट हो जाएंगे। इतना आया समझ में सबको? हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया बेटा समझ में? आया समझ में? क्यू वैल्यू क्या है? क्यू वैल्यू मतलब जो टैबलेट हमने डिसोल्यूट होने के लिए डाला है, उस टैबलेट का कितना परसेंट डिसोल्यूट हो गया, कितना परसेंट। तो हमने मान लिया कि 70% जो है, मोनोग्राफ में दिया है कि 70% हमारा 100 मान के चलते हैं कि 70% हमारा स्टैंडर्ड है। आप चाहो तो 80 लेके चल सकते हो, आप चाहो तो 60 लेके चल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। जो मोनोग्राफ में दिया हुआ है, मैंने माना 70 कि 70% जो कंटेंट है पूरे सिस्टम में डिसॉल्व हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग हम 3 स्टेज बना रहे हैं। पहले स्टेज में हमने 6 टैबलेट लिया, दूसरे स्टेज में हमने 6 प्लस 6 टैबलेट लिया, और तीसरे स्टेज में बेटा हमने 6 प्लस 6 प्लस हमने 12 ले लिया, मतलब कि 12 12 24 टैबलेट। एक बार मैं फिर भी बता दे रहा हूं बेटा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूं। ज्यादा पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, और ना ही ज्यादा पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय बदल चुका है बेटा। क्वेश्चंस कहां से, कब, कैसे, कौन दे देगा, और एक क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, ये चीजें कोई नहीं बताता, क्योंकि ये चीजें ना सर के ऊपर से उनके भी जाती है और बच्चों के ऊपर से भी जाती है। इसीलिए हर कोई इन चीजों को छोड़ देता है, पढ़ाता ही नहीं है इन चीजों को। आपने भी अगर पढ़ाई किया होगा कहीं पे तो मुझे बता दो कि समझ गए रहे होगे। तो आज हम इस चीज को समझेंगे, और क्या पता इस जगह से क्वेश्चन आ जाए, तो आ जाए तो बेटा छूटे नहीं ना कम से कम। हर एग्जाम का लेवल देख लो, आज के डेट में अलग ही लेवल चला गया। S1 S2 और S3 क्या है बेटा, ये बैच है। हमने S1 में लेवल टेस्ट लिया, S2 लेवल लिया और S3 लेवल लिया। हमने 3 तरह के बैच बनाए। पहले बैच में 6 टैबलेट, दूसरे बैच में 6 प्लस 6, ऊपर वाला 6 प्लस 6 हो गया। तीसरे लेवल में S1 प्लस S2 प्लस S3 मतलब 6 प्लस हो गए 12, मतलब तीसरे स्टेप में 24, दूसरे स्टेप में हो गए 12, पहले स्टेप में हो गए 6। आया समझ में? S1 S2 एंड S3 दीज आर द लेवल, 6 टैबलेट, 12 टैबलेट और 6 प्लस 6 प्लस 12 टैबलेट, टोटल टैबलेट हो गए 24। S1 लेवल, S2 लेवल और S3 लेवल।
चलो अब आते हैं बेटा हम लोग इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई कि सर ये क्यू वैल्यू क्या है, ये 70% क्या है, S1 S2 S2 लेवल क्या है, और जो हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिसोल्यूशन का स्टैंडर्ड देख रहे हैं, पहले स्टैंडर्ड में 6 टैबलेट को लिया, दूसरे में पहले वाले 6 के अलावा 6 टैबलेट को और लिया, तीसरे वाले स्टेप में इन 6 के अलावा 12 टैबलेट को और लिया। इतनी चीजें सबको समझ में आ गया। टेस्ट का नंबर और ये सारे टेस्ट के क्या है बेटा, लेवल्स है। These are the different levels of the tablet. These are the numbers of the tablet that has to be tested. अब आते बेटा पहले कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमने 6 टेस्ट किए हैं उन सभी यूनिट का Q प्लस 5% का वेरिएशन होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मान लो कि मैंने यहां 6 सैंपल मैंने लिया, 4, 5 और 6। ऐसे कंडीशन में Q प्लस 5%, Q प्लस 5% का मतलब क्या हो गया, Q प्लस 5% का मतलब हो गया Q की वैल्यू है 70, है ना। Q प्लस 5% का मतलब हो गया 75, 76, 75, 78, 79, 80। आया समझ में। जो 6 सैंपल हमने लिया था, ईच यूनिट इज नॉट लेस देन Q प्लस 5। मतलब जो टेस्ट हमने किया, हमने माना कि 70% डिसॉल्व हो जाएगा, तो पहला 6 सैंपल जब हम लोगों ने लिया तो 6 के 6 सैंपल Q प्लस 5 के रेंज में होने चाहिए। मतलब कंटेंट आइदर 75 होना चाहिए, 85 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 78 होना चाहिए, 75 के ऊपर में कुछ भी होना चाहिए। 6 के 6 ऐसा हो गया। सपोज दैट मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इनमें से एक टैबलेट कोई ऐसा निकला जिसका वेट 73 हो गया। अब बताओ अब क्या होगा। इनमें से मैंने 5 टैबलेट तो Q प्लस 5 है, इनमें से 5 टैबलेट जो है Q प्लस 5 है। ईच यूनिट इज नॉट लेस देन 5 Q प्लस 5%। प्रोडक्ट इन S1 डिसोल्यूशन विद कंप्लाई ओनली व्हेन ईच यूनिट इज ग्रेटर देन द 75। मतलब 75, 76, 75, 78, 79, 85 तुमको जो भी लेना है। लेकिन ये वाला जो टैबलेट है बेटा ये 73 आ गया। जब हमने डिसोल्यूशन परफॉर्म किया तो सारे के सारे टैबलेट जो थे अच्छे रेंज में मिले, एग्जैक्टली उतना ही हमें कंटेंट मिला, लेकिन एक का कंटेंट हमें ओनली 73 मिला। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगले टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इन 6 को लेते हैं और 6 और यूनिट को लेते हैं। अब आया समझ में। एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर ये 5 ठीक होगा, 173 होगा, तो हमारा बैच फेल हो गया। मतलब हमारा जो ड्रग रिलीज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। 73 हो जाए, 60 हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब 5 सैंपल ठीक है, 1 सैंपल खराब, मतलब प्रॉब्लम है। मतलब हमें अगला टेस्ट परफॉर्म करना है। आगे समझ में। परफॉर्म द टेस्ट 2 नाउ। इस कंडीशन में हमारे पास में 2 कंडीशन होगी। एवरेज नंबर ऑफ द 12 यूनिट इज ग्रेटर और इक्वल देन द 70%। मतलब हम जो यहां पे 12 हम सैंपल लेंगे, कितने हो गए, 3 2 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस 6 सैंपल में पहले कंडीशन में बताया गया कि सभी के सभी 12 यूनिट जो है 70% से ज्यादा होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, 70% से ज्यादा का क्या मतलब है, किसी का यहाँ पे 75 होगा, किसी का 80 होगा, एक इस जगह 73 भी तो था, 73 सॉरी, एक बार मैं इसको और अच्छे से बता दूं, जस्ट अ मिनट। 6 सैंपल तो ऊपर वाले ही आ गए, 6 सैंपल तो तुम्हारे ऊपर वाले ही आ गए, 75, 76, 75, 78, 79 और ये तुम्हारा ये 73 भी, ठीक है। और इसके अलावा एक का 80, एक का 81, एक का 76, एक का 79, एक का 80, एक का 82, ठीक है। अब बोला गया कि एवरेज ऑफ द 12 यूनिट, मतलब ऊपर वाली लाइन के 6 टैबलेट्स, यही वो 6 टैबलेट्स हैं जो ऊपर के लाइन पे है, और ये एक 73 था, बाकी 75, 76, 75, 78, 79 और ये 73। बचे हुए जो ये 6 टैबलेट्स हैं, इनका वेट 80, 81, 76, 79 कुछ भी होगा। इस टोटल टैबलेट के वेट का एवरेज हमारा 70% होना चाहिए। आया समझ में। ग्रेटर देन 70 ही होना चाहिए। इन सभी टैबलेट का एवरेज, पूरे 12 के 12 टैबलेट का एवरेज जो है 70% होना चाहिए, या नहीं तो Q माइनस 15। नो यूनिट इज लेस देन द 5%। मतलब इन सभी टैबलेट्स में अगर हमें इंडिविजुअल देखना है तो 50% से कम नहीं होना। मान लो किसी का 55 है, एक दो का 55, 57 या ऐसा होगा, तो इंडिविजुअल में Q माइनस 15 और एवरेज में अगर हम लोग लेते हैं तो पूरे टैबलेट का एवरेज 70 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गई। सपोज दैट कि इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फेल हो जाती है। अब इस कंडीशन में हम इस 6 प्लस 12 टैबलेट को और दोबारा लेंगे। अब इस टैबलेट में भी हमने क्या किया, ऊपर की इन दोनों लाइन को लिखेंगे, तीसरी लाइन और लेंगे, सभी के सभी टैबलेट एवरेज जो है 70% होना चाहिए। नॉट मोर देन द 2 यूनिट इज लेस देन 15%। इसका मतलब है कि 15 के रेंज में होना चाहिए और 45% के रेंज के कम में नहीं होना चाहिए, Q माइनस 25%। नॉट मोर देन 2 यूनिट, 2 यूनिट जो है
15% के रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा है कि नो यूनिट इज लेस देन द 45%, मतलब Q - 25%। आप इसको ध्यान में रखोगे, पहले में ऑल 70 + 5, दूसरे में Q - 15% और तीसरे में Q - 15 दो टैबलेट के लिए और बचे हुए टैबलेट के लिए जो सारे यूनिट के लिए Q - 25% होगा। एक बार इसको पढ़ के देखना, इसको स्टडी करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। 6 टैबलेट को लेना है, उसके लिए Q वैल्यू है, मोनोग्राफ का परसेंटेज दिया हुआ है, सारे के सारे टैबलेट में +5 से होके ही मिलेगा। एक बैच फेल होगा, अगले बैच में ये 2 कंडीशन है, इसमें फेल होता है तो तीसरा कंडीशन आती है कि एवरेज में सारे टैबलेट्स 2 टैबलेट का एवरेज वेट, या नहीं तो सारे के सारे इंडिविजुअल टैबलेट Q - 25 के रेंज में होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को एक बार और ध्यान से सुनोगे, बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा। इट में भी पॉसिबल, अगर किसी को ना हुआ हो क्लियर, तो एक बार इसको दोबारा देखना, जरूर उम्मीद करूंगा कि जरूर से आपका ये क्लियर हो। इसको पढ़ के भी देखना तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलो। सर क्या एक टैबलेट के लिए सभी लेवल से टेस्टिंग होगी? पहले लेवल में 6 टैबलेट लिया था, वही 6 टैबलेट अगले स्टेप में आई, 6 नए और जुड़ गए। तीसरे लेवल में ये दोनों टैबलेट फिर से आ गए, 6 6 12 सेम आ गए, 12 टैबलेट और जुड़ गए। आया समझ में? तो 24 हो गए। तो पहला बैच फेल हुआ तो दूसरा करेंगे, दूसरा बैच फेल हुआ तो तीसरा करते हैं, ऐसा होता है बेटा। जब ड्रग का रिलीज होगा तो हम 70 को स्टैंडर्ड मान लिया, 80 को स्टैंडर्ड मान लिया, 90 को स्टैंडर्ड मान लिया। 70 इज द Q वैल्यू। Q वैल्यू मतलब जो एपीआई हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। आया समझ में? चलो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। The official dissolution test apparatus contains the cylindrical vessel and lower edge of the blade positioned from the inside bottom of the vessel are. थैंक यू मनीष, आपको आ रहा है समझ में? सर वही 6 बेटा, पहले स्टेप में 6 लिया, दूसरे स्टेप में पहला बैच जब फेल होता है तो पहले वाले बैच का 6 टैबलेट, नया 6 टैबलेट और 12 हो गए। दूसरा बैच भी फेल हो जाता है तो पहले दोनों स्टेप के 6 टैबलेट और तीसरे स्टेप का 12 टैबलेट। आंसर कितना हो जाएगा? चलो वीडियो देखना ना, आ जाएगा समझ में, एक बार पढ़ के देखना, अपने से आ जाएगा समझ में। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 to 27। अब देखो ये क्वेश्चन, द थिकनेस गोल्ड कंटेनिंग ऑन द यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus वन बास्केट शुड बी नॉट मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, नॉट मोर देन 0.01 mm इन थिकनेस, नॉट मोर देन 0.025 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, नॉट मोर देन 0.1 mm। एक चीज यहाँ पे देखना, 0.001 बताया था मैंने, 0.0001। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी बोलने वाले ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.001 है, एक्चुअल में 0.001 होता है। तो नॉट मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर इन द थिकनेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नॉट मोर देन 25 माइक्रोमीटर इन द थिकनेस। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, द स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस फॉर द डिसोल्यूशन apparatus शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलेक्टेड स्पीड? 1%, 2%, 4%, 5%। स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस फॉर द डिसोल्यूशन apparatus, स्पीड जो लिमिट है, स्पीड की जो लिमिट है, वो स्पीड की लिमिट ±4%, ±4% है, ±4%। अभी तुरंत ही बताया था मैंने टेबल में। इस क्वेश्चन को बनाओ। सेलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ द ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम द टैबलेट। फिक्स लॉ, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, नॉइस व्हिटनी इक्वेशन, माइकलिस मेंशन इक्वेशन। आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा नॉइस व्हिटनी इक्वेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टाइप 4 डिसोल्यूशन apparatus बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपैड, नाइपर, एक नहीं हजारों एग्जाम में पूछा गया है। 2023 के जीपैड में आया था, और 2017 में, 2016 में फार्मासिस्ट एग्जाम में हर समय पूछ लिया जाता है। तो टाइप 1 को बोलेंगे बास्केट, टाइप 2 को बोलेंगे पैडल, टाइप 3 को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 को बोलते हैं फ्लो थ्रू सेल, टाइप 5 को बोलते हैं पैडल ओवर द डिस्क, टाइप सी को सिलेंडर और 7 को रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो थ्रू सेल, चेन की फ्लो हो रही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट फिर से तो वही डिसोल्यूशन apparatus पे आ गया। जिसको डिसोल्यूशन apparatus के सातों टाइप का ट्रिक याद होगा, वो आराम से इसको बना देगा ए बी सी और डी को, ए बी सी और डी को आसानी से बना सकता है। बता दोगे? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेट पैडल ओवर द डिस्क हम लोग टाइप 4 को नहीं बोलते। टाइप 4 हमारा क्या है? फ्लो थ्रू सेल है ना? तो इसलिए ये उसी तरह का सेम क्वेश्चन है ये। देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग आराम से बना लोगे। इस क्वेश्चन को बनाइए, मैच ऑफ द फॉलोइंग को, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट 1 विथ द लिस्ट 2। डिसोल्यूशन apparatus है, उसका नाम है। 4 तरह के डिसोल्यूशन apparatus और PQRS दिया हुआ है, PQR और S दिया हुआ है।
4 तरह के डिसोल्यूशन अपरेटस हैं, पी क्यू आर और एस दिया हुआ है, 1 2 3 4 पी क्यू आर एस, आराम से बना लोगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे पूनम, योगेश, अयान, राहुल, बहुत अच्छे, आदर्श, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, योगेश वेरी गुड, महाप्रसाद पांडा वेरी गुड, संकेत गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी लोग, टी शिंदे, मुनीश, गुड पर्सनालिटी, बहुत बढ़िया, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, मुनीश, चलो गुड, टीआरएक्स, बहुत बढ़िया, कृष्णा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये थोड़ी सी लंबी क्लास चली है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन से आपसे अब कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, चाहे कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे फ्रेबिलिटी पूछ ले, चाहे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी पूछ ले, चाहे वेट वेरिएशन पूछ ले, चाहे वो डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन पूछ ले। तो अच्छे से पढ़ना, रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से सुनना, नोट्स अपने हाथों से बनाओ, अपने मॉड्यूल्स पे, अपनी कॉपियों पे लिखने की कोशिश करो, तभी सीखोगे। पीडीएफ के चक्कर में रहोगे